You're all doing well. Today our topic for discussion is management of premenstrual syndrome. As the name indicates that premenstrual, तो it means that premenstrual जो symptoms आपके पास आते हैं तो उसको हम कहेंगे premenstrual syndrome. Symptoms आपके पास कौन कौन सी हो सकती हैं? डिप्रेशन वाले जो सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स जो होते हैं आपके पास क्या हो सकता है पेशेंट में आप कह सकते हैं कि मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी, ब्लॉटिंग, फीलिंग ऑफ ओवर ईटिंग, इस टाइप के सिम्टम्स आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, सो इसको हम बेसिकली प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, सो आप डायग्नोज कैसे करते हैं? तो आप पेशेंट को कहते हैं कि सिम्टम्स का रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, तो वो सिम्टम्स आप प्रोस्पेक्टिवली रिकॉर्ड रखेंगे 2 साइकिल के लिए। आप पेशेंट को कहेंगे, आप एक फ्लो चार्ट होता है जिसको हम एक डायरी भी कहते हैं, उसमें हर एक सिम्टम दी होती है ना, तो वो पेशेंट को जो सिम्टम होगा तो वो उस पर वो टिक करेगी। तो जब वो 2 साइकिल कंप्लीट करके आपके पास आएगी तो तब आप डायग्नोस कर लेंगे कि ये, तो फिर उसको आप कहेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम डायग्नोस हो जाएगी आपके पास। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव आप नहीं कहेंगे कि आप पेशेंट को कहेंगे, क्योंकि उसमें कोई वो भी आ सकती है। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी भी आ सकती है। तो प्रोस्पेक्टिवली जब पेशेंट आपके पास आए तो आप कहें कि अभी आप चार्ट दे देंगे, सिम्टम चार्ट, और फिर आपको 2 साइकिल्स के लिए वो रिकॉर्ड रखिएगी। ठीक है, और ये आप प्रायर टू ट्रीटमेंट आप ये देंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद यूजुअली फिर तो ऑब्वियसली वो सिम्टम्स का आपको आइडिया नहीं होगा। ठीक है, GnRH analog may be used for 3 months for definitive diagnosis if the completed symptom diary alone is inconclusive. तो अगर आपके पास सिम्टम्स वाली जो डायरी होती है, ठीक है, अगर वो आपको मतलब इनकन्क्लूसिव हुई, आपको उस पर कुछ ना मिला, तो फिर आप पेशेंट को जो सेकंड लाइन आपके पास है वो GnRH एनालॉग भी है। ठीक है, 3 मंथ्स तक आप देते हैं। ठीक है, तो उसके साथ पेशेंट के सारे सिम्टम इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, हार्मोन्स की वजह से ये डिस्टर्बेंस आ जाती है। यूजुअली ल्यूटियल फेज में कुछ पेशेंट में एक्सेसिव प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ये सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर अगर वो कंट्रोल हो जाए तो मीन्स ये फिर डायग्नोज हो जाता है कि ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। ठीक है, तो व्हेन शुड वुमेन विद PMS बी रेफर टू गायनोकोलॉजिस्ट? आप refer to gynecologist should be considered when simple measure, for example combined oral contraceptive, vitamin B6, SSRI have been explored and failed when the severity of the PMS justifies gynecological intervention. ठीक है, तो यूजुअल ये वाले पेशेंट अगर आते हैं तो ऑब्वियसली ये साइकेट्रिस्ट के पास या उनके पास चले जाते हैं, मेडिसिन वालों के पास। तो अगर उनको वो लगता है तो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इनमें इफ़ेक्टिव है, विटामिन B6 और SSRIs। ठीक है, तो ये उनको देते हैं। तो अगर इसके साथ ना हुआ तो फिर तब आपने गायनोकोलॉजिस्ट को रेफ़र करना है। ठीक है, तो वुमेन विद सिवियर PMS में बेनिफिट फ्रॉम बीइंग मैनेज बाय मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ठीक है, अगर आपके पास आप पेशेंट ये माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है तो आप ये ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव SSRIs पे डाल देते हैं और विटामिन B6। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट इनके साथ भी ठीक नहीं हो रही तो फिर आप ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें आपके पास गायनोकोलॉजिस्ट हो गया, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, डाइटिशियन। ठीक है, तो फिर आप स्टेप वाइज अप्रोच आगे की तरफ जाएंगे कि अच्छा आगे क्या पेशेंट को देना है। ठीक है, तो गायनोकोलॉजिस्ट फिर वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि ओरली अगर इफ़ेक्टिव नहीं है तो फिर ट्रांसडर्मल या आप अदर फॉर्म ऑफ आप फिर देते हैं। ठीक है, जो ट्रीटमेंट है। सो हाउ इज़ PMS मैनेज? ठीक है, मैनेजमेंट आप किस तरह करते हैं कि वुमेन शुड बी इन्फॉर्म दैट देयर इज़ कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस टू सपोर्ट द यूज़ ऑफ सम कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एंड इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच शुड बी यूज व्हेन ट्रीटमेंट विद PMS। ठीक है, सो जो आपके पास फर्स्ट लाइन है, माइल्ड सिम्टम्स अगर आपके पास है तो कंबाइंड बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, एंड अदर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग टेक्निक। तो ऑब्वियसली फिर आप साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे या साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे कि वो कंबाइंड बिहेवियरल थेरेपी जो माइल्ड से सिम्टम्स है। ठीक है, अगर आपके पास सिवियर सिम्टम्स है और कंबाइंड बिहेवियरल थेरेपी के साथ वो ठीक नहीं हो रही तो फिर आपके पास हार्मोनल और विदाउट हार्मोनल आपके पास जो मेडिकेशंस है वो आप स्टार्ट करेंगे।
तो हार्मोनल आपके पास कौन कौन से? व्हेन ट्रीटेड वुमेन विद PMS ड्रॉस्पेरिनोन कंटेनिंग कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में रिप्रेजेंट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर PMS, ठीक है, एंड शुड बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आती है पेशेंट, तो अगर आप CBT के साथ ठीक नहीं और या आपके पास डायरेक्ट आ गए इसके पेशेंट सिम्टम्स ज़्यादा हैं, तो फिर आप उसको फिर कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे डालेंगे। और जो बेस्ट इनमें है कि वो ड्रॉस्पेरिनोन वाले जो होंगे प्रिपरेशंस होंगे, अदर प्रिपरेशन आपने नहीं देनी, ठीक है। लेवोनोजेस्ट्रिल वाले हो गई या डेजोगेस्ट्रिल जो है ये आपने नहीं देनी, जो स्पेसिफिक है वो ड्रॉस्पेरिनोन इनमें अच्छा काम करता है, ठीक है। When treating women with PMS, emerging data suggests use of COCP continuously rather than cyclically। तो इनमें आपने कंटिन्यूस देना है, साइक्लिकल कितना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली आप देते हैं, उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। हाउ इफिकेटिव परक्यूटेनियस एस्ट्राडियोल? तो परक्यूटेनियस एस्ट्राडियोल combined with cyclical progesterone have been shown to be effective for management of physical and psychological symptoms of severe PMS। तो अदर फॉर्म भी आप दे सकते हैं, परक्यूटेनियसली भी आप दे सकते हैं एस्ट्राडियोल और या साइक्लिकल प्रोजेस्ट्रोजेंस आप दे सकते हैं। अदर तो यूजुअली तो कहते हैं कि कंटिन्यूस दें, लेकिन अगर आप अदर फॉर्म ऑफ देना चाहती तो परक्यूटेनियस भी आप दिया जा सकता है, परक्यूटेनियस एस्ट्राडियोल कंबाइंड विद साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन। When treated women with PMS, alternative barrier or IUCD intrauterine method of contraception should be used when estradiol is used to suppress ovulation, ठीक है। तो अगर आप PMS को ट्रीट करें कि अल्टरनेटिव बैरियर मेथड भी आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, अगर आप सिर्फ वो यूज़ करें एस्ट्राडियोल इज़ यूज टू सप्रेस द ओवुलेशन, ठीक है। फिर अदर फॉर्म आपके पास जो आ जाती हैं, ठीक है। आप व्हेन यूजिंग ट्रांसडर्मल एस्ट्रोजन टू ट्रीट वुमेन विद PMS, द लोएस्ट पॉसिबल डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्ट्रोजन इज रिकमेंडेड टू मिनिमाइज प्रोजेस्ट्रोजेनिक एडवर्स इफेक्ट। तो अगर आप ट्रांसडर्मल यूज़ करती हैं, ठीक है, तो इसमें फिर आप लोवेस्ट डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्ट्रोजन आप रिकमेंड करेंगे, ताकि जो प्रोजेस्टेरोन साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम हो, क्योंकि इसको ऑलरेडी फिर ही एग्रीवेट करेंगे इसको, ठीक है। So, women should be informed that low level of levonorgestrel released by levonorgestrel IUS can be initially produce PMS adverse effect as well as bleeding problem. So, micronized progesterone is theoretically less likely to introduce PMS-like symptoms and should therefore be considered as a first line for progesterogenic apposition rather than progestrogens, ठीक है। तो micronized progesterone या drosperinone containing combined oral contraceptive ये इनमें बेस्ट होता है, ठीक है। इनमें आप जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर पेशेंट को यूजुअली अगर सिर्फ एस्ट्राडियोल दे रहे हैं, तो उसमें फिर आप क्या करते हैं कि साइक्लिकल ओनली, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या होता है कि उससे एक्टिवेट होती है ना फर्दर। अगर आप ड्रॉस्पेरिनोन वाले नहीं दे रहे, सिर्फ परक्यूटेनियस एस्ट्राडियोल दे रहे, तो फॉर प्रोटेक्शन के लिए आप साइक्लिकल 10 to 12 डे कोर्स ऑफ ओरल वेजाइनल प्रोजेस्टेरोन देते हैं या लेवोनोजेस्ट्रिल देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एस्ट्रोजन इसमें देंगे तो फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के चांसेस होते हैं। तो अगर आप COCPs दे रहे तो उसमें आपने ये याद रखना है कि इसमें आपने ड्रॉस्पेरिनोन कंटेनिंग वो देने, COCPs देने, MCQ है आपका, ठीक है, SBA जो है। और फिर अगर और फॉर्म में आप दे रहे हैं, तो फिर अगर सिर्फ एस्ट्राडियोल परक्यूटेनियस दे रहे हैं तो उसके साथ आपने इनके विड्रॉल बीट करवाने, क्योंकि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के चांसेस होते हैं। और अगर आप प्रोजेस्टेरोन फॉर्म इस्तेमाल करना चाहती तो जो थर्ड लाइन पर आप सेकंड लाइन थर्ड लाइन अगर फॉर एग्जांपल ये COCPs के साथ आपके पास वो काम नहीं कर रहे, ओरली आप जब दे रहे हैं, तो फिर परक्यूटेनियस तक जाते हैं हम, ठीक है। तो उसमें अगर आप फिर बेस्ट आपके पास है कि माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन बेस्ट है, इसके PMS सिम्टम्स कम होते हैं, ठीक है। What is the safety of estradiol on the premenopausal endometrium and breast tissue? When treated women with PMS using estradiol, one woman should be informed that there is insufficient data to advise on the long-term effect on breast and endometrial tissue, ठीक है। कह रही insufficient evidence है कि इसका इफ़ेक्ट ब्रेस्ट एंडोमेट्रियल टिश्यू पे होता है।
For how long can estradiol use safely and what is the risk of recurrence? Due to uncertainty of long-term effect of opposed estrogen estradiol therapy, treatment of women with PMS should be on individual basis, taking in account the risk and benefits. Obviously अगर आप एस्ट्रोजन प्रोलॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो एंडोमेट्रियम और ब्रेस्ट पे तो आएगा, ठीक है। ब्रेस्ट पे तो लीस्ट लाइकली, लेकिन एंडोमेट्रियम पे तो ऑब्वियसली। तो फिर आपने बेनिफिट और रिस्क को देख के पेशेंट को अकॉर्डिंगली आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है। अच्छा, इफ व्हाट इज एविडेंस ऑफ एफिकेसी एंड व्हाट इज डायनाजोल भी एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। लो डोज डायनाजोल इज इफेक्टिव इन ल्यूटेल फेज फॉर ब्रेस्ट सिम्टम यूजुअली, ठीक है। जो ब्रेस्ट आपके पास इंगॉजमेंट होती है, ब्रेस्ट सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट पेन होता है, बट it has potential irreversible virilizing effects. So women treated with danazol for PMS should be advised to use contraception during treatment due to its potential virilizing effect on female fetus, ठीक है। तो इसके ऊपर ये अगर पेशेंट उसके साथ फिर अगर कंसीव करेगी तो फिर उसके बीबी को अगर फीमेल फीटस हुई तो फिर उसमें विरलाइजिंग इफ़ेक्ट्स होंगे। तो यूजुअली डायनाजोल हम एडवाइस नहीं करते। JNR एनालॉग क्या है? ये बहुत इफ़ेक्टिव, हाईली इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यूजुअली अगर पेशेंट के बहुत वर्सिंग सिम्टम्स हैं और डेली रूटीन वाले उससे नहीं ठीक हो रहे तो आप JNRH पे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप मैक्सिमली 3 मंथ्स, नॉट मोर देन 6 मंथ। लेकिन अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर ऐड बैक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप देंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फिर पेशेंट में क्या कहते हैं उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं वेजोमोटर सिम्टम्स और ऑस्टियोपोरोसिस के। तो फिर आपने ऐड बैक थेरेपी आप ये दे सकते हैं। और यूजुअली कहते हैं कि टिबोलोन रिकमेंडेड है। टिबोलोन ये है कि इसमें बहुत एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजेनिक एक्शन है इसका ना, तो फिर यूजुअली कहते हैं कि टिबोलोन रिकमेंडेड है। और जनरली आप फिर पेशेंट को एडवाइस करेंगी एक्सरसाइज, डाइट और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अगर ले रही है तो फिर आप ऑब्वियसली डेक्सा स्कैन भी करवाएंगे, क्योंकि बोन ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकता है, ठीक है। सो JNRH may be useful in clarification of diagnostic category. तो when diagnosis of PMS is unclear from 2-month prospective daily record of severity of problem charting, JNRH can be used to establish and support a diagnosis of PMS, ठीक है। तो अगर आपके पास वो डेली सिम्टम रिकॉर्ड से आपको पता नहीं चल रहा, ये मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि अगर उसमें आपका इनकन्क्लूसिव है तो आप फिर जो डायग्नोसिस के लिए आप पेशेंट को JNRH एनालॉग पर डाल देते 3 मंथ्स के लिए, और अगर उससे पेशेंट के सिम्टम इम्प्रूव हो जाए तो फिर ये डायग्नोस हो जाता है कि ये PMS है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन तो ऑब्वियसली नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि ऑलरेडी प्रोजेस्टेरोन की वजह से सिम्टम्स और एग्रीवेट होंगी, ठीक है। और जो देयर इज़ नो एविडेंस टू सपोर्ट ऑफ यूज़ ऑफ लेवोनोजेस्ट्रिल IUS टू ट्रीट PMS सिम्टम, क्योंकि वो तो लोकली कॉज करता है ना। यूजुअली हम जब पेशेंट को एस्ट्राडायोल सिर्फ पर डालते हैं ना, तो उसके लिए हम लेवोनोजेस्ट्रिल देते हैं ताकि फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ना हो ना, तो उसके लिए हम देते हैं, अदरवाइज उसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट तो आपने कह दिया कि COPCs हैं। नॉन हार्मोनल आपके पास कौन कौन से वो हैं? सेलेक्टिव SSRIs जो हैं, क्योंकि इसमें तो आपके पास डिप्रेसिव वाले सिम्टम्स होते हैं, तो इट इज़ फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑप्शन इन सिवियर PMS, ठीक है। अगर आपके पास माइल्ड PMS आ जाए, माइल्ड सिम्टम्स हो, तो उसमें आप कंबाइंड बिहेवियरल थेरेपी आप मार्क करेंगे। अगर आपके पास सिवियर सिम्टम्स आ जाए ना, तो फिर आपके पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपके पास बेस्ट जो है वो SSRIs है। अगर आपसे हार्मोनल पूछते हैं तो आपने COPCs को करना है, और अगर आपसे नॉन हार्मोनल पूछते हैं तो आपने SSRIs चूज़ करना है, ठीक है। तो आप इस टाइप के MCQs आपको आ सकते हैं, ठीक है, कि PMS के लिए सिम्टम डायरी कितने साइकिल के लिए होनी चाहिए? 2 साइकिल के लिए। ये आपके पास SB है। फिर आपके पास ये SB आ सकता है कि अगर उसके साथ इफ़ेक्टिव नहीं है डायरी से, सिम्टोमेटिक डायरी, तो आप अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, आप JNRH एनालॉग देते हैं फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। फॉर डायग्नोसिस के लिए आप JNRH देते हैं, उससे आपको पता चल जाता है। फिर ट्रीटमेंट पे आते हो, तो ट्रीटमेंट में अगर आपके पास माइल्ड सिम्टम्स दिया हो तो आपने चूज़ करना है कंबाइंड बिहेवियरल थेरेपी। और अगर आपके पास आते हैं कि पेशेंट के सिवियर सिम्टम्स है, ठीक है, तो आप सिवियर सिम्टम्स में बेस्ट ऑप्शन आपके पास SSRIs है। और अगर नॉन हार्मोनल पीछे SSRIs है और हार्मोनल पूछे तो आपने COPCs टिक करना है, ठीक है। सो इट कैन बी, और आपने SSRIs को ग्रेजुअली डिसकंटिन्यू करना है बिकॉज इसके विड्रॉल सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर आप दे रहे हैं तो आपने लो डोज
और कंटिन्यूस फॉर्म में। लो डोज SSRIs कंटिन्यूस फॉर्म में देना है आपने, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? नोज़िया, इंसोम्निया, सोमनलेस, फैटीग, रिडक्शन इन लिबिडो। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास MCQ में आ जाए कि पेशेंट के सिम्टम्स भी है और ये है कि लिबिडो का भी मतलब वो है, रिडक्शन इन लिबिडो है, फॉर एग्जांपल लिबिडो में पेशेंट को इशू है, तो फिर आपने SSRIs एडवाइस नहीं करने, फिर आपने COCPs पेशेंट को देनी है, ठीक है। क्योंकि अगर SSRIs आप देंगे तो वन ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ SSRIs इज़ रिड्यूस्ड लिबिडो, ये भी आपका SBA है, ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसी में प्री कॉन्सेप्शन इसका क्या इफेक्ट है? वोमेन शुड बी प्रोवाइडेड विद प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग एट एवरी अपॉर्चुनिटी। दे शुड बी इन्फॉर्म दैट PMS सिम्टम्स विद अबेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड SSRI शुड बी देयर फॉर डिसकंटिन्यू प्रायर टू एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो आप पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि प्रेगनेंसी के साथ ये सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन शुड बी इन्फॉर्म हाउ टू सेफली स्टॉप SSRIs? So women with PMS who become pregnant will take in SSRIs, or SSRIs should be aware of the possible although unproven association with congenital malformation, ठीक है। तो आप पेशेंट को SSRIs के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन कॉज करते हैं, ठीक है। हर एक ड्रग नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं। तो इस वजह अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा मतलब चाहिए, पेशेंट को प्रेगनेंसी में भी इसकी ज़रूरत है, सिम्टम्स हैं, तो जो सेफ़ ड्रग आपके पास है वो आपके पास फ्लॉक्सिटीन है, ठीक है। फ्लॉक्सिटीन आप सेफ़ है, वो प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। अच्छा, फिर हाउ PMS कैन बी मैनेज सर्जिकली? सर्जिकली आप कैसे मैनेज करते हैं? When women treating with severe hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy has shown to be of benefit. So when women treating with PMS, hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy can be considered when medical management has failed, long-term GnRH treatment is required or other gynecological condition indicate surgery. तो बेस्ट ट्रीटमेंट अगर आपके पास है तो वो ऑब्वियसली आपके पास हिस्टेरेक्टमी है, ठीक है। तो हिस्टेरेक्टमी के साथ आपने बायलैटरल सर्पिंगोफरेक्टमी मस्ट करनी है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ओवरीज आप नहीं हटाएंगे तो पेशेंट को तो वही सिम्टम्स होंगे। और अगर आप ओवरीज हटा रहे हैं और आप सिर्फ यूट्रस को वो कर रहे हैं, तो फिर उसके फिर क्या है, यूट्रस को अगर आप नहीं हटा रहे, सिर्फ ओवरीज को आप हटा रहे, तो फिर उसका ये साइड इफ़ेक्ट्स होगा कि क्योंकि आप वो देंगे, क्या कहते हैं, जो आप हार्मोनल थेरेपीज़ जब आप फिर देंगे पेशेंट को, तो फिर उसमें चांस होगा, कैंसर के चांस होते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर के। तो क्योंकि आप हार्मोन्स देंगे, एस्ट्रोजन, और ऑब्वियसली जब आप ओवरीज हटाएंगे ना, तो फिर आप क्या देते हैं, एस्ट्रोजन देते हैं। तो एस्ट्रोजन की वजह से ऑब्वियसली फिर यूट्रस में भी वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया करता है और इट लीड्स टू एंडोमेट्रियल CA। तो बेस्ट आप इनमें यही है कि आप इनको फिर वो करते हैं, क्या कहते हैं, हिस्टेरेक्टमी प्लस BSO, बायलैटरल सल्फिंगोफरेक्टमी दोनों करते हैं, ठीक है। और अगर आप फॉर एग्जांपल हिस्टेरेक्टमी नहीं कर रहे और आप COCPs पे फॉर एग्जांपल डाल भी रहे, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन भी होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी अगर आप साथ में दे रहे हैं, तो वो सिम्टम्स फर्दर एग्रीवेट करेगा पेशेंट का। तो इस वजह से हम BSO इनमें मस्ट करते हैं। When patient surgically treated for PMS should be advised to use HRT, particularly if they are younger than 45 years of age, ठीक है। तो अगर आप सर्जिकली ट्रीट करें और यंग एज है 45 ईयर ऑफ एज, तो आप HRT पे ज़रूर डालेंगे, क्योंकि पेशेंट को क्या होता है कि उसमें फिर ऑब्वियसली मेनोपॉजल सिम्टम्स होंगे, तो वो फर्दर पेशेंट का वो चीज़ें एग्रीवेट करेंगी। Women treated with severe endometrial ablation and hysterectomy with conservation of ovaries are not recommended. Bilateral oophorectomy without removal of the uterus will necessitate the use of progesterone as a part of any subsequent HRT regimen, and this carries a risk of reintroduction of PMS-like symptoms, ठीक है। तो इसमें आप इस वजह से BSO करते हैं, ठीक है, हिस्टेरेक्टमी और बायलैटरल सल्फिंगोफरेक्टमी इस वजह से आप करते हैं, क्योंकि अगर आप यूट्रस आपके पास है तो फिर ऑब्वियसली आप यूट्रस में भी उसको कंबाइन आप वो देंगे, क्योंकि आपने सिक्वेंशियल HRT देनी है, ठीक है। आप एस्ट्रोजन तो सिर्फ नहीं दे सकते। तो अगर आप सिर्फ एस्ट्रोजन देंगे तो फिर ऑब्वियसली यूट्रस पे वो इफ़ेक्ट करेगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और उसके बाद कैंसर के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से हम साथ में हिस्टेरेक्टमी भी कर लेते हैं और BSO इस वजह से करते हैं, ताकि अगर हम HRT पे पेशेंट को डालें, तो अगर हम सिर्फ एस्ट्रोजन कंटेनिंग HRT पे डालेंगे
तो उसके साथ क्या होगा कि ऑब्वियसली यूट्रस नहीं है तो उसका फिर इफ़ेक्ट नहीं होगा यूट्रस पे। तो इस वजह से हम, और अगर आप ओवरीज छोड़ते तो ओवरीज के साथ तो और पेशेंट के सिम्टम्स फर्दर वो होंगे। अगर यूट्रस हटा दिया, यूट्रस हटाने का तो कोई वो ही नहीं है, तो इस वजह से हम बोथ करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ इसके मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंटिंग विद प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पेशेंट रिकॉर्ड मेंस्ट्रुअल सिम्टम एंड इफेक्ट ऑन डेली लाइफ फॉर 2 कंसेक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपने 2 साइकिल्स तक आपने पेशेंट को कहना है कि सिम्टम रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। अगर आपके पास आ गई पेशेंट, सिम्टम साइक्लिकल है एंड रिलीव बाय मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ल्यूटियल फेज से सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे पेशेंट की मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, पीरियड्स आ जाते हैं, तो सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं, ठीक है। सिम्टम फ्री वीक आपके पास होता है, ठीक है। सिम्टम फ्री वीक आपके पास कौन सा होता है, जो मेंसेस आ जाते हैं। नो इन्फ्लुएंस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेंस्ट्रुएशन, नो एडिशनल रिस्क फैक्टर, ठीक है। माइल्ड फिजियोलॉजिकल माइल्ड प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आपने काउंसिल करना है, रीएश्योर करना है, नो नीड फॉर ट्रीटमेंट। आपके पास ग्राफ किस तरह देखें, पेशेंट का मेंस्ट्रुअल फेस पे आपके पास ये माइल्ड वाले, तो माइल्ड वाले का आप ग्राफ देख लें कि मिड में है, ठीक है, ये माइल्ड वाले का है। मिड में आपके पास सिम्टम्स होते हैं और फिर जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो ग्राफ नीचे आ जाता है, फिर मेंस्ट्रुएशन होती है, फिर ग्राफ नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास मेंसेस, मेंस्ट्रुएशन के साथ सिम्टम फ्री, और फिर आपके पास सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये मिड में है तो दिस इज़ आपके, ये ग्राफ भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ आपने याद करना है कि आप ये माइल्ड वाले हैं, मॉडरेट है, या कोई दूसरा डिसऑर्डर है। तो इसमें अगर आपके पास ये वाला ग्राफ हो तो आपके पास ये माइल्ड प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, ठीक है। अदर आपके पास जो है कि सिम्टम साइक्लिकल एंड रिलीव बाय मेंस्ट्रुएशन, सिम्टम फ्री वीक आपके पास, इफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसमें इतने क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट नहीं हुई, लेकिन इसमें बहुत, क्योंकि सिवियर सिम्टम्स हैं, तो आपके पास क्या हुआ कि सिवियर में आपके पास ग्राफ बहुत ऊपर तक जाएगा, ठीक है। और फिर मेंस्ट्रुएशन के साथ रिलीफ, फिर बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स है, तो ये आपके पास क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ठीक है। क्योंकि आपके पास सिम्टम्स बहुत सिवियर है, वो तो माइल्ड सा प्री मेंस्ट्रुअल था, लेकिन ये आपके पास ये फिजियोलॉजिकल नॉर्मल ही होता है, ठीक है। यूजुअली कुछ लोगों को कुछ लोगों को ये सिम्टम्स बिफोर मेंसेस, क्योंकि आप लोगों ने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि थोड़ी ब्लॉटिंग होती है, मूड चेंजेस होती है, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो ये माइल्ड वाला है। लेकिन आपके पास अगर बहुत ज़्यादा सिवियर हो तो आपके पास फिर ये ग्राफ इस तरह होगा, ठीक है। तो कंसिडर ऑल अल्टरनेटिव अप्रोच, तो आपने फिर इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, क्योंकि इट्स नॉट नॉर्मल। अदर आपके पास कौन सी कंडीशन, सिम्टम साइक्लिकल एंड रिलीव बाय मेंस्ट्रुएशन, नो सिम्टम फ्री वीक, अफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टिंग नॉन मेंस्ट्रुअल कंडीशन, ठीक है। इनमें क्या होता है कि आपके पास प्री मेंस्ट्रुअल एग्जासर्बेशन, ठीक है, ये कहते हैं कि सिम्टम फ्री नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन के साथ कोई इसका इफेक्ट नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन आ जाती है और ये सिम्टम्स रिलीव नहीं होती, ठीक है। उसमें तो सिम्टम फ्री वीक आ जाता है, सिम्टम फ्री वीक जो मेंस्ट्रुएशन वाला होता है, लेकिन इसमें सिम्टम फ्री वीक और इफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, एग्जिस्टिंग नॉन मेंस्ट्रुअल कोई अदर कंडीशन है, ठीक है। तो प्री मेंस्ट्रुअल एग्जासर्बेशन, ये कोई अंडरलाइन कोई और कॉज हो सकती है पेशेंट की, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई प्री मेंस्ट्रुअल ल्यूटियल फेस की वजह से ये पेशेंट को कोई और अंडरलाइन डिसऑर्डर हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर पेशेंट को आपने ट्रीट करना है। तो इनमें आपके पास अंडरलाइंग मेडिकल और साइकेट्रिक कंडीशन और सप्रेस ओवुलेशन, ठीक है। तो आपके पास कोई अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल इशू है, साइकेट्रिक कंडीशन है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने पेशेंट को ट्रीट नहीं। देखें ग्राफ आपका बिल्कुल वो सिम्टम के साथ डाउन नहीं आ रहा, मेंस्ट्रुएशन के साथ उसका कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, ऊपर इसी तरह ही ग्राफ चल रहा है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा आ रहा है कि सिम्टम साइक्लिकल, सिम्टम फ्री वीक, इफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, नो मेंस्ट्रुएशन। अब ये वाले पेशेंट में है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रही, किसी के मेंसेस बंद है, एमेनोरिया है, लेकिन सिम्टम्स हैं साइक्लिकल, सिम्टम्स इनको आते हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती लेकिन साइक्लिकली इनको सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन को प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर विद एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, ट्रीट एज अ कोर प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। तो आपने एज अ प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इनको ट्रीट करना है। देखिए मेंसेस वाले एम कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, मेंसेस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी पेशेंट को वही सिम्टम्स आ रही हैं। अदर आपके पास सिम्टम साइक्लिकल एंड रिलीव बाय मेंस्ट्रुएशन, सिम्टम फ्री वीक, अफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेंस्ट्रुएशन,
एंड प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट, प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूस। अब ये आपके पास जो है कि प्रोजेस्टेरॉन आप दे रहे पेशेंट को और उसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वही आपके पास सिम्टम साइक्लिकल होते हैं और रिलीव बाय मेंस्ट्रुएशन होगा, सिम्टम फ्री वीक इसमें भी होगा। लेकिन आपके पास अगर इसमें लिखा हो कि प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट दे रहे पेशेंट को, पी अगर इसके साथ आ गया है तो मीन्स प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट पेशेंट ले रही है और उसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स हैं, तो फिर आपने ये वाला ग्राफ टिक करना है कि दिस इज़ प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूस प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। तो आपने अल्टरनेटिव प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है। तो उसमें अगर आपके पास जो अल्टरनेटिव बेस्ट आपके पास ड्रॉसपेरिनॉन कंटेनिंग प्रोजेस्टेरॉन है या माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन, वो आप देते हैं इसमें, ठीक है। नॉन साइक्लिकल सिम्टम, नो सिम्टम फ्री वीक, कांस्टेंट इन्फ्लुएंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ, नो एडिशनल फैक्टर। तो इसमें भी देख लें कि आपके पास बिल्कुल ऊपर वाला सारा ग्राफ आ रहा है, ठीक है। मतलब मेंस्ट्रुएशन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इसमें, तो फिर आपने ये बहुत सिवियर कंडीशन है तो उसमें फिर आपने साइकेट्री को इन्वॉल्व करना है, उनको रेफरल देना है, ठीक है। ये आपके पास एक चार्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसी को आप याद कर लें। इंपॉर्टेंट चार्ट है कि ट्रीटमेंट आपने फर्स्ट लाइन कौन सी है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन कौन सी है। फर्स्ट लाइन आपके पास क्या है, माइल्ड सिम्टम है, एक्सरसाइज, कंबाइंड बिहेवियरल थेरेपी, विटामिन B6, ठीक है। आपके पास COCPs है, साइक्लिकल और कंटिन्यूस। यूजुअली कंटिन्यूसली बेस्ट है कि आप इनको कंटिन्यूस दें, ठीक है। कंटिन्यूस और ल्यूटियल फेज डे 15 to 28 लो डोज SSRI, फॉर एग्जाम्पल सिटेलोप्राम और सिटेलोप्राम 10 mg आप देते हैं, ठीक है। ल्यूटियल फेज़ आपने देना है 15 to 28 डेट तक आपने पेशेंट को लो डोज SSRIs पे डालना है, ठीक है। और ये कंटिन्यूस होगा और ल्यूटियल फेज़ लो डोज। फर्स्ट लाइन में आपने लो डोज, कंटिन्यूस आपने SSRI देना है 15 to 28 है, ठीक है। सेकेंड लाइन आपके पास कौन से आ जाते हैं, इस एस्ट्राडायोल पैचेस 100 माइक्रोग्राम और माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन आप देते हैं इसमें, ठीक है। 100 to 200 mg डे 17 to 28 ओरली और वेजाइनली आप देते हैं, लेकिन माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन और लेवोनोजेस्ट्रल IUS 52 mg। क्योंकि अगर आप एस्ट्राडायोल पैचेस दे रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आपने अल्टरनेटिव ऐसा कुछ देना है कि जिसमें जैसे हमने पढ़ा है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के चांसेस ना हो, तो इसमें फिर आप लेवोनोजेस्ट्रल IUS देते हैं। इसमें फिर आप हायर डोज SSRIs देते हैं, कंटिन्यूसली और ल्यूटियल फेज़ आप देते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप 10 mg देते हैं, डोज आप इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन में आपने लो डोज देने, सेकंड में फिर आप हाई डोज देते हैं। थर्ड लाइन आपके पास क्या आ जाता है, GnRH एनालॉग, ठीक है। एक तो हम GnRH एनालॉग हम एज अ डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम कि उस अगर सिम्टम डायरी हमारे पास इनकंक्लूसिव है तो डायग्नोसिस के लिए हम GnRH देते हैं, ठीक है। और इसमें अगर पेशेंट के आप डायग्नोसिस हो गई कि GnRH के साथ आपको डायग्नोज है कि PMS है, तो आप फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से शुरू कर दें। लेकिन ऑब्वियसली अगर सीवियर सिम्टम्स है तो आपने उससे स्टार्ट करनी, SSRI से शुरू करनी। नॉन हार्मोनल है और सीवियर सिम्टम्स इसमें दिए हुए पेशेंट को तो आपने SSRIs पे शुरू करनी। और अगर उससे ठीक नहीं हो रहा, लो डोज से स्टार्ट करी नहीं हो रहा, तो फिर आपने सेकंड लाइन पर, थर्ड लाइन पर, फोर्थ लाइन पे जाना है। तो अगर थर्ड लाइन दोनों काम नहीं करे, फर्स्ट लाइन सेकंड, तो थर्ड लाइन आप GnRH देते हैं और एड बैक HRT देते हैं, कंटिन्यूस कंबाइंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और फोर्थ लाइन आपके पास क्या, ऑब्वियसली सर्जिकल ट्रीटमेंट है, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी और HRT आप देंगे, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास जो डेफिनेशन क्या है PMS की, a variety vast array of psychological symptoms such as depression, anxiety, irritability, loss of confidence and mood swings, ठीक है। They are also physical symptoms, typically bloatiness and nostalgia। ये सारे आपके पास ये कि ल्यूटियल फेज़ में ये सारे सिम्टम्स आते हैं जो प्री मेंस्ट्रुअली नॉर्मली भी लोगों में होते हैं। हर एक हमारे नॉर्मली हम सब में वाली थोड़े बहुत जो प्रोजेस्टेरॉन जब इंक्रीज़ होता है ना, तो ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरॉन के थोड़े बहुत इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन इन ऐसे पेशेंट में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास देखिए उसमें फिर इंक्लूडिंग ब्लॉटिनस, मेस्टेल्जिया के अलॉन्ग विद डिप्रेशन, एनजाइटी, सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इट इज़ द टाइमिंग rather than the type of symptom and the degree of impact on quality of life that support a diagnosis of PMS। तो जो इसमें आप टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइमिंग क्या है कि ल्यूटियल फेज से स्टार्ट होता है और मेंस्ट्रुएशन के साथ स्टॉप हो जाता है, तो ये एक टाइमिंग है इसकी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है।
The character of the symptom in individual patient does not influence the diagnosis. In order to differentiate physiological menstrual symptom from PMS, it must be demonstrated that symptoms cause significant impair to the individual during the luteal phase of the menstrual cycle. ठीक है, तो इसमें फिर आप दोनों में कैसे करेंगे, क्योंकि पेशेंट को सिवियर सिम्टम्स हो गए, आप सिम्टम डायरी देंगे और स्पेसिफिकली ल्यूटल फेज़ में ये सिम्टम्स शुरू होंगे और एग्रीवेट होंगे, तो आप इससे फिर पे वो कर लेंगे। ठीक है, बाकी हमने जो ये सारे जो टाइप्स थे वो हमने वो ग्राफ में पढ़ लिए। ठीक है, कि आप इसको एक रीड दे दें जिसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, इस पर एक टॉक भी है साथ में, टॉक में भी ऑलमोस्ट यही बातें हैं, तो बस आप सिर्फ टॉक को एक रीड दे दें और ये वाले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए उसको नोट डाउन कर लें। और बस इसमें यही सवालात इससे यही SBAs आते हैं इम्पॉर्टेंट। बस ये फ़्लो चार्ट जो है मैं ट्रीटमेंट वाली ये आप याद कर लें। ठीक है, और ये वाले ग्राफ्स हैं, इस पर थोड़ा सा ज़रा आप दोबारा इसको एक रीड दे दें। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।